सोचिए, एक ऐसी क्रांति के बारे में जिसने सिर्फ एक देश का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। एक ऐसी कहानी जिसने हमें आज़ादी, बराबरी और भाईचारा मतलब लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी जैसे आइडियाज़ दिए। तो चलिए आज फ्रांसीसी क्रांति की इसी दिलचस्प दुनिया में उतरते हैं। तारीख थी 14 जुलाई 1789। जगह पेरिस। हवा में ना बारूद और गुस्से की महक थी। हजारों लोगों की एक भीड़ जिसका गुस्सा उबल रहा था, उसने बैस्टिल नाम की एक जेल पर धावा बोल दिया। अब देखिए, ये सिर्फ एक जेल नहीं थी, ये राजा की तानाशाही का, उसके जुल्म का सबसे बड़ा सिंबल था। तो ये हमला सिर्फ पत्थर की दीवारों पर नहीं था, ये उस पूरे सिस्टम के दिल पे चोट थी। और बस यहीं से क्रांति की वो आग भड़की जिसने सब कुछ बदल दिया। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर एक पूरा का पूरा देश इस मोड़ पर आ कैसे गया? ऐसा भी क्या हो गया था कि लोगों ने अपने राजा को और सदियों से चली आ रही पूरी की पूरी व्यवस्था को ही उखाड़ फेंकने की ठान ली? चलिए इस पहेली के टुकड़ों को एक एक करके जोड़ते हैं और समझते हैं। और इसका जवाब जानने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। हमें समझना होगा क्रांति से पहले का फ्रांस कैसा था। उस दौर को ओल्ड रेजीम कहते थे, यानी पुरानी व्यवस्था। एक ऐसा समाज जो ऊपर से तो बड़ा शानदार दिखता था, पर अंदर से पूरी तरह खोखला हो रहा था। ये जो कार्टून दिख रहा है ना, ये उस दौर की कड़वी सच्चाई को एकदम साफ साफ दिखाता है। इसका टाइटल था मकड़ी और मक्खी। यहाँ पर जो कुलीन वर्ग है मतलब नोबलमैन, वो एक मकड़ी है और बेचारा किसान एक मक्खी बना है। और मकड़ी बस मक्खी का खून चूसने को तैयार बैठी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस वक्त अमीर लोग आम जनता का सब कुछ छीन रहे थे। सोचिए कितनी बड़ी असमानता रही होगी। तो देखिए, उस वक्त फ्रांस का समाज ना 3 हिस्सों में बटा था, जिन्हें एस्टेट्स कहते थे। सबसे ऊपर फर्स्ट एस्टेट, जिसमें चर्च के लोग यानी पादरी आते थे। फिर सेकेंड एस्टेट, जिसमें सारे अमीर कुलीन लोग थे। मजे की बात ये कि इन दोनों को कोई 0 टैक्स देना पड़ता था। और फिर आता था थर्ड एस्टेट। इसमें कौन था? बाकी सब, मतलब देश की 97% आबादी, किसान, मजदूर, व्यापारी, वकील, सब। और देश चलाने का सारा बोझ, सारे के सारे टैक्स सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 97% लोगों के कंधों पर थे। और ये बोझ कोई छोटा मोटा नहीं था। सरकार ने लड़ाइयों में और राजा रानी की शानो शौकत पर इतना पैसा उड़ाया था कि देश पर 2 अरब लीव्र से भी ज्यादा का कर्ज चढ़ गया था। लीव्र उस समय की फ्रांसीसी करेंसी थी, मतलब पूरा का पूरा देश दिवालिया होने की कगार पर था। तो अब सिचुएशन को समझिए। एक तरफ सरकार भयानक कर्ज में डूबी हुई थी, दूसरी तरफ टैक्स का सिस्टम एकदम नाइंसाफी वाला था। ऊपर से रोटी के दाम वो आसमान छू रहे थे और लोग भूखे मर रहे थे। और इसी माहौल में कुछ नए आइडियाज भी हवा में तैर रहे थे, आज़ादी के, बराबरी के, नए नए विचार। तो माहौल एकदम बारूद के ढेर जैसा था, बस एक चिंगारी लगने की देर थी। और वो चिंगारी बहुत जल्द भड़की। थर्ड एस्टेट के लोगों ने तय कर लिया कि बस अब बहुत हुआ, अब और जुल्म नहीं सहेंगे, अब सत्ता अपने हाथ में लेकर रहेंगे। तो चलिए देखते हैं उन्होंने ये किया कैसे। हुआ ये कि जब राजा ने उनकी एक न सुनी, तो ये थर्ड एस्टेट के सारे नुमाइंदे पास के एक इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हो गए। और वहां उन्होंने एक ऐतिहासिक शपथ ली, कसम खाई कि जब तक फ्रांस के लिए एक नया संविधान, एक नया कानून नहीं बना लेते, तब तक यहां से हिलेंगे भी नहीं। ये राजा के खिलाफ एक खुली बगावत। और उसी टेनिस कोर्ट में उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया, मतलब राष्ट्र की सभा। ये एक जबरदस्त पल था। उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया कि फ्रांस के असली नुमाइंदे कोई राजा या अमीर लोग नहीं हैं, बल्कि वो खुद हैं, यानी आम जनता। और यही बनी फ्रांस की पहली क्रांतिकारी सरकार। साल 1789। इस साल में फ्रांस इतनी तेजी से बदल रहा था कि यकीन करना मुश्किल है। सोचिए, मई में सिर्फ बैठकें शुरू हुई, जून आते आते बगावत हो गई और टेनिस कोर्ट वाली शपथ ले ली गई। जुलाई में तो पेरिस की सड़कों पर हिंसा भड़क गई और बैस्टिल को तोड़ दिया गया। और अगस्त तक नेशनल असेंबली ने एक झटके में सदियों से चली आ रही जमींदारी प्रथा को ही खत्म कर दिया। मतलब पूरी की पूरी पुरानी दुनिया आंखों के सामने ढह रही थी। इसके बाद आया क्रांति का शायद सबसे जरूरी दस्तावेज, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसने क्रांति के सारे बड़े बड़े आइडियाज को शब्दों में पिरोया। लेकिन इन शानदार आदर्शों और जमीनी हकीकत में एक बहुत बड़ा फासला था। ये है डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन, यानी मनुष्य और नागरिक के अधिकारों का घोषणा पत्र।
इसने साफ साफ कहा कि जीने का हक, बोलने की आज़ादी और कानून के सामने बराबरी, ये सारे अधिकार हर इंसान को जन्म से मिलते हैं। ये नेचुरल हैं, इन्हें कोई छीन नहीं सकता। आज हम जिन डेमोक्रेटिक राइट्स की बात करते हैं, उनकी नींव यहीं रखी गई थी। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी। एक तरफ तो घोषणा पत्र कहता था सारे इंसान आज़ाद और बराबर पैदा होते हैं, पर दूसरी तरफ जब 1791 में संविधान बना तो हकीकत कुछ और ही निकली। वोट देने का हक सिर्फ उन मर्दों को मिला जिनके पास प्रॉपर्टी थी, और महिलाओं को, उन्हें तो पैसिव सिटीजन यानी निष्क्रिय नागरिक बना दिया गया। कोई वोटिंग राइट्स नहीं, मतलब बराबरी का वादा अधूरा रह गया। अब सोचिए, उस दौर में ज्यादातर लोग पढ़ना लिखना तो जानते नहीं थे, तो उन तक आज़ादी और बराबरी जैसे बड़े बड़े आइडियाज कैसे पहुंचाए जाएं? इसका जवाब था सिंबल्स, यानी प्रतीक। जैसे ये टूटी हुई जंजीर, इसका मतलब था गुलामी की बेड़ियों से आज़ादी, और ये लाल टोपी, ये उन दासों का प्रतीक थी जो अब आज़ाद हो चुके थे। और भी सिंबल्स थे, जैसे ये लकड़ियों का गट्ठर, ये दिखाता था कि एकता में ही शक्ति है। अकेले एक लकड़ी को तोड़ना आसान है, पर पूरे गट्ठर को नहीं। और ये लॉ टैबलेट, यानी कानून की पट्टिका, ये इस बात का सिंबल थी कि अब कानून सबके लिए एक बराबर है, फिर चाहे कोई पादरी हो, अमीर हो या कोई आम इंसान। लेकिन क्रांति का रास्ता हमेशा आदर्शों और फूलों से भरा नहीं होता। बहुत जल्द इस क्रांति ने एक बेहद हिंसक और कट्टर मोड़ ले लिया। एक ऐसा दौर आया जहां आदर्शों को बचाने के नाम पर बेहिसाब क्रूरता होने लगी। तो हुआ क्या? क्रांति तेजी से रैडिकल होती गई। 1792 में राजशाही मतलब मोनार्की को पूरी तरह खत्म कर दिया गया और फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया। कुछ ही महीने बाद राजा लुई 16वें पर देशद्रोह का मुकदमा चला और उन्हें सरेआम फांसी दे दी गई। सत्ता में एक खालीपन आ गया, जिसे भरा कट्टरपंथी जैकोबिन्स ने, और उनके लीडर रॉबेस्पियर के साथ शुरू हुआ वो दौर जिसे इतिहास आतंक के राज या रेन ऑफ टेरर के नाम से जानता है। पर इस खून खराबे से हर कोई खुश नहीं था। खुद क्रांतिकारियों के बीच से ही आवाजें उठने लगीं। कैमिली डेस्मोलिन्स जैसे लोगों ने सवाल उठाया। उन्होंने पूछा, क्या ये मुमकिन है कि हम एक इंसान को फांसी पर लटकाएं और उसके बदले में 10 नए दुश्मन पैदा ना करें? ये एक बहुत ही जरूरी और खतरनाक सवाल था। लेकिन रोबेस्पियर, उसकी सोच एकदम अलग थी। उसका मानना था कि रिपब्लिक के दुश्मनों के साथ कोई नरमी नहीं बरती जा सकती। उसके लिए तो आतंक ही न्याय था। उसने कहा था, आतंक कुछ और नहीं बल्कि तेज, सख्त और अटल न्याय है, जो देश को बचाने के लिए बेहद जरूरी है। और विडंबना देखिए, जिस आतंक के राज को रोबेस्पियर ने शुरू किया, वही आतंक का राज उसे ही खा गया। 1794 में रोबेस्पियर को भी उसी गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। इसके बाद फ्रांस में एक और अस्थिरता का दौर आया, जब 5 लोगों की एक डायरेक्टरी ने देश पर राज किया। तो क्या इसका मतलब ये है कि क्रांति फेल हो गई? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस क्रांति की सबसे बड़ी और स्थायी विरासत इमारतें या राजा नहीं थे, वो थे इसके विचार, आइडियाज। वो आइडियाज जिन्होंने न सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो जो डायरेक्टरी का शासन था ना, वो बहुत कमजोर और अनस्टेबल था, और इसी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच से एक नया चेहरा उभरा, एक बहुत ही काबिल और महत्वाकांक्षी मिलिट्री जनरल, नेपोलियन बोनापार्ट। उसने मौके का फायदा उठाया, सत्ता पर कब्जा किया और 1804 में क्रांति से बने रिपब्लिक को खत्म करके खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। नेपोलियन ने एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया, पर वो कुछ ही सालों में ढह गया। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के जो विचार थे, लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेटिक राइट्स, वो आज भी जिंदा हैं। वो आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं।